नागुत्सुकी और रिंडो बसंत के दूध को शुक्रिया कर रहे थे सर्च ऑपरेशन में जुड़ने के लिए, जहां हीना उन दोनों को ही अपना सिर उठाने के लिए कहती है। जैसे ही मुझे इस खबर के बारे में पता चला, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आना चाहती थी। फेरी फैसिलिटी पर हुए हमले के बाद एक सिक्योरिटी कैमरा बड़ी किस्मत से बचा था, जिसके फुटेज को उन्होंने काफी मुश्किल से रिकवर किया है। हिनागुकी उसी को देख रही थी जहाँ बाकियों को अब तक आदमखोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रेंडो सकुरा से सवाल करता है, आखिर आप लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? इस एहसान की वजह क्या है? आप हमसे पैसे चाहते हैं या फिर कोई काम करवाना है? हमारी सम्मान और प्रतिष्ठा पहले ही जा चुकी है। बचा कुचा जो कुछ है वो मेरी जिंदगी है। मैं सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, बस नाडिस्को को बचाना है मुझे। सकुरा का कहना था, तुम्हारा जज्बा वाकई में कमाल का है। तुम वाकई बाकी सभी प्रोटेक्टर्स के लिए एक अच्छी मिसाल बन सकते हो। पर मैं कोई गलतफहमियां दूर कर देती हूँ। हमें अपना 10 साल पुराना बदला लेना है उन आदमखोरों से। रही बात समर की, तो फिर वो अपनी इच्छा से हमारे साथ शामिल हो रही है और तुम विंटर से जो चाहे वो सवाल कर सकते हो। रेंडो को ये सुनकर और सारा डर लग रहा था, आखिर वो हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? जहाँ सकुरा उसे कह दिया, तुम आखिरकार इतना डर क्यों रहे हो? जैसे तुम बचाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे फिर तुम्हें सख्त फैसले ही क्यों ना उठाने पड़े। तुम हमारी कई तरह से मदद ले सकते हो, सारा फैसला तुम पर है, पर तुम ऐसा नीचे गिरे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एजेंट्स को बस मोहरे की तरह देखा जाता है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर यह सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। 10 साल पहले हमें बचाने वाला कोई भी नहीं था। अगर हम बड़े होते तो शायद कुछ कर सकते थे। उसकी बातों के सामने रेंडो हैरान खड़ा था, जहाँ नागुत्सुकी कहती है, सकुरा हिमेटाका, आप तो बड़ी कमाल की हो, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। मैं वाकई पूरी कोशिश करूंगी अपने फेरी को बचाने के लिए। हिना वहाँ पर आती है, जिसका कहना था, क्या तुम लोग लड़ रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे विचार अपने मन में भला क्यों ला रही है? आपको कुछ पता चला? ये वही है जिसे सुनकर सकुरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अयामे और रूरी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो सभी एक मीटिंग करते हैं, जहाँ पर रूरी अपनी छानबीन के बारे में बताती है। वो ऑटम पैलेस के आसपास मौजूदा जानवरों के साथ उन आदमखोर का पता लगा रही थी, लेकिन एयरपोर्ट और प्लेन के ऊपर लोगों का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे जानवर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम अब तक इतना ही कर पाए। नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तो खुश हैं आप लोगों की मदद पाकर। बाद में वो सभी अपनी मीटिंग शुरू करते हैं, जहाँ रेंटो बता रहा था, हमें फिरौती या फिर किसी को रिहा करने के बारे में उन आदमखोरों से कोई भी मांग नहीं मिली है। साथ ही हिनागुकी गायों की बदौलत हमें पता चल पाया है आखिर किस ग्रुप ने ये काम किया है। कासेई ग्रुप की लीडर मिज़ोशी हेंडरसन। अब मैं विरासत उसे विरासत में कसेई ग्रुप की कमान मिली है, जो कि 10 साल पहले इस सब में शामिल हुई थी। तकरीबन कसेई ग्रुप कई तरह के स्मगलिंग से काम करता है, हथियार से लेकर ड्रग्स। उन्होंने कई पाखंडी ग्रुपों के साथ रिश्ते बनाए हैं ताकि बड़े स्केल पे हमला कर सके। रूरी सवाल कर दिया, क्या ये सब वाकई में पॉसिबल भी है? क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा अलग है। अराजक लोग किसी एक एजेंट से नफरत करते हैं, वही पाखंडियों को तो उन्हें मार कर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना है ना। अयामे का कहना था, इतिहास में ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुम लोगों के हिसाब से किडनैपिंग करना उनका शुरू से मकसद था। मिज़ोशी हेंडरसन ने ही हिनागुकी को अगवा किया था। हिनागुकी के वहाँ से भागने के बाद कसेई ग्रुप बिखर चुका था, लेकिन मिज़ोशी हेंडरसन का कभी पता नहीं चल पाया। शायद से उन्होंने अपना अड्डा वापस से बना लिया। रेंडो ने बताता है, फेरी के किडनैपिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी पावर लाइफ डिकम्पनसेशन उन्हें लग रही है। सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाता है, बेहोशी की हालत में उसने अनजाने में इस ताकत को इस्तेमाल कर लिया था। अयामे और रूरी के हिसाब से ये ताकत शायद से उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, इसलिए उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया। हिना डरते हुए बता रही थी, इसे शायद से उनकी वजह गिना जा सकता है, लेकिन असल में वो ऑटम को अपनी बेटी बनाना चाहती है। सकुरा उसका हाथ थाम लेती है, जहाँ हिना बता रही थी, बहुत पहले मिज़ोशी ने कहा था उसने अपनी बेटी को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था। क्या ऑटम बस 7 साल की है? तो फिर सही उम्र है उसे अपने काबू में करने के लिए। आदमखोर के अड्डे पर नाडिस्को बेहोशी से जागती है, जहाँ उसके हाथ पैर बेड से बांध रखे थे। वो बार बार रिंडो का नाम पुकार रही थी, जहाँ पर मिज़ोशी आकर कहती है, तुम उठ गई बेटा, काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी ना। आप कौन है? मैं? आखिर क्यों? मैं इस जगह की माँ हूँ और तुम्हारी भी। मेरी माँ अपने पापा के साथ कैपिटल में रहती है, आप नहीं हो सकती। नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मतलब तुम्हारी माँ। साथ ही मैं तुम्हारी तरह कोई देवी नहीं, लेकिन इस जगह की देवी मैं ही हूँ। नाडिस्को को रिंडो की बातें याद आती है, जिसने एक बार कहा था, इस दुनिया में कई सारे गलत लोग हैं जो कि एजेंट को मारना चाहते हैं या फिर उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आदमखोर कहा जाता है। आपको ऐसे लोगों से संभल के रहना है। चलो बेटा, मुझे माँ बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक आदमखोर हो। हाँ, कितनी बिगड़ैल बच्ची है।
मैंने तुम्हारी जान बचाई पर फिर भी तुम अपनी माँ को शुक्रिया भी नहीं कह सकती। पर वो बार बार रेंडो की लत लगाए बैठी थी, इसलिए मिज़ुसी को गन बाहर निकालनी पड़ती है। जहाँ रेंडो हिनागुगी से सवाल कर रहा था नाडिस को सही सलामत तो रहेगी ना। बराबर मुश्किल है, लेकिन जब तक वो उनकी बातों को मानेगी तब तक सब कुछ सही रहेगा। और अगर वो विरोध करने की कोशिश करती है। बंदूक की गोली नाडिस्को के बहुत पास से होकर गुजरी थी, जहाँ पर मिज़ुसी उसे कह रही थी, तुम्हें एक सच्चाई जाननी है, इस दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे जाने के बाद वो सभी खुश है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तुम अब बिल्कुल अकेली हो, इसलिए मैंने फैसला किया तुम्हें अपनी बेटी बना लो और मैं तुम्हारी माँ। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कल से जो कहा जाए वो करो। मिज़ुसी की यहाँ जाते ही नाडिस्को धीमी आवाज़ में रिंडो का नाम पुकार के कह रही थी, बचाओ। मीटिंग रूम में हिना बता रही थी कसई में कोई भी मिज़ुसी के खिलाफ नहीं जा सकता, अगर कोई जाता है तो उसे सीधा मौत का रास्ता चुनना पड़ता है। सकुरा बता रही थी 10 साल पहले ही का निसी ग्रुप जो कि इनके अपहरण में शामिल था वो भी नहीं रहा। हिना बता रही थी उसे रोजाना अपनी लाइफ एक्सेलरेशन की पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था कई गैरकानूनी पौधे उगाने के लिए जिनसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिस बारे में सुनकर रिंडो और ज़्यादा परेशान हो जाता और उससे नाडिस्को की चिंता सताई जा रही थी। बाद में वहाँ मौजूद सभी एजेंट और उनके प्रोटेक्टर साथ में मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर रेंडो उन सभी से अलग पछतावे में बैठा हुआ था। सकुरा बता रही थी 10 साल पहले उन्होंने हिनागुगी की जान के लिए कई बेटों की मांगे रखी थी। रेंडो माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे फोकस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। हिना को उसमें सकुरा की झलक दिखाई देती है, इसलिए वो शांत नहीं बैठ सकती थी। तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है रेंडो, लेकिन तुम उम्मीद नहीं हार सकते। तुम्हें मजबूत रहना होगा। इस बेरहम दुनिया में दूतों के लिए उनके प्रोटेक्टर ही उम्मीद की रोशनी होते हैं, इसलिए तुम खुद को संभालो। हम सब साथ में मिलकर नाडिस्को को बचाएंगे, वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसके बाद उन्होंने रिंडो के दिल को छू लिया था, जहाँ वो कहता है शुक्रिया हिनागिको। सकुरा को भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। बसन के गांव के मुखिया से मिलने रोज़ई और इटोचे आए थे, जहाँ पर रोज़ई कह रहा था दिक्कत तो नहीं हुई ना, बिना बताए मिलने आ गया। मैं बस बताने आया हूँ। सभी दूतों ने एक साथ होने का फैसला किया ताकि ऑटम की तलाश कर सके। भला इस सब गठबंधन की क्या ज़रूरत है, वैसे भी अगर वो एजेंट मर जाती है तो नया वैसे ही चुन लिया जाएगा। रोज़ई को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बर्फ की स्पाइक निकालते हुए कह रहा था मैं तुम्हारे सामने यहाँ कोई गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस सबसे दूर रहना, और हाँ साथ ही में हिनागुकी और सकुरा के साथ अच्छे से व्यवहार करना। मैंसन के बाहर आने के बाद इटोची कह रहा था इस बुढ़िया के चलते आज तक किसी ने भी बसन गाँव के ऊपर सवाल नहीं उठाया। सही में ये हैवान है। उन्हें रिंडो का फ़ोन आता है जो कि अब तक की हुई सभी मीटिंग के बारे में उन्हें जानकारी दे रहा था, जहाँ पर 10 साल पहले वाले आदमखोरों ने ही ये काम किया था। ये बात रोज़ई को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, जहाँ रिंडो उनके सामने दुखी हो रहा था। मैं नाडिस्को को बचा पाने में बिल्कुल नाकाम रहा, मैं अपनी दुनिया भी नहीं बचा पाया। रोज़ई उसे कहता है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें कह रहा हूँ, ढीले मत पड़ जाना। अगर पछतावे को तुम खुद के ऊपर हावी होने दोगे तो धीरे धीरे कर कर वो तुम्हारी भूख प्यास और जिंदगी के ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ ऑटम को बचाने पे ध्यान दो। आपके इस दयालुता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके एहसान का भुगतान ज़रूर से करूँगा। नहीं, वैसे हिनागिको कैसी है? वो अपने दुश्मनों को लेकर थोड़ी ज़्यादा भावुक है, लेकिन फिर भी पूरी सूझबूझ और समझदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी थी। अच्छा ऐसी बात है। वैसे आपने उनके बारे में क्या पूछा? नहीं, बस नातीत की यादों में खो गया था। कासेई के अड्डे पर मिकामी नई एजेंट की रिपोर्ट लेकर आता है, जहाँ पर मिज़ुसी का कहना था भला इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने साथ एक नई आफत लेकर आई हो। तो फिर वो कैसी है? वो मानसिक रूप से टूट चुकी है, लेकिन अपने कामों में ज़रा सी भी कमी नहीं दिखा रही। अगर सच है तो फिर वो टूटने के बाद अब क्या बन चुकी है? आखिरकार तुमने उसे तोड़कर अपने जैसा बना लिया है। मिज़ुसी अपने हाथों में उस गुलाब के फूल को पकड़े हुए कह रही थी मैं जानती थी वो मेरी बेटी बनने के लायक है। उस गुलाब की पंखुड़ी को कुचलने के बाद वो मिकामी से कह रही थी तो मेरी मदद करने वाले हो ना? किसी वजह से जब ये मुझे इस तरह से पूछती है मैं मना नहीं कर सकता। कई साल पहले मिज़ुसी ने जब अपने पापा को चाकू भोंक के मार दिया था, तब वो उनकी लाशों को ठिकाने लगा रही थी, जहाँ पर मिकामी बस उसे शांति से देख रहा था। तुम मेरी मदद करोगे? मिकामी उस आधी जिंदा लाश को पानी में डुबो के मार रहा था, जहाँ पर वो मिज़ुसी से कहता है तुम्हारे पापा ने मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। तुमने शायद से किसी वजह से ही अपने पापा को मारा होगा, शायद से तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और ये आखिरी फैसला बचा होगा तुम्हारे पास। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मिकामी अपने हाथ पोंछ रहा था, जहाँ पर मिज़ुसी कहती है तुम बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह हो।
वो अजीब और अतरंगी भावों के साथ मुझसे जुड़ गई। एक दिन किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े रहकर मिजूसी ने मुझसे कहा था, ये दुनिया कुछ ज़्यादा ही जालिम है। इस दुनिया के कानून कमज़ोरों को बचा नहीं पाते हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी दिन तुम जैसे किसी हीरो के आने का, जैसे तुमने मुझे बचाया। फोर्सेस एजेंसी के काम करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा वाहियात है। चलो साथ में मिलकर इस दुनिया में डूडू को मारते हैं और लगातार मारते रहते हैं जब तक इसके कानून सही ना हो जाए। तुम्हें ये मज़ेदार नहीं लग रहा क्या मिकामी? चलो साथ में मिलकर भगवान को मारते हैं। तुम मेरी मदद करोगे ना? एजेंसी में रेंडो आदमखोरों की तरफ से आई मांगों के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से वो काफ़ी बड़ी रकम चाहते हैं। साथ ही में फोर्सेज एजेंसी के कानून में बदलाव। डोड अपनी ताकतों को यामत और उनके लोगों के लिए भी इस्तेमाल करे, सिर्फ मौसम तक सीमित ना रहे। इसके अलावा वो अपने कुछ साथियों को जेल से रिहा करवाना चाहते हैं। एजेंसी ने उनकी मोटी रकम के सिवाय बाकी मांगों को ठुकरा दिया है। जहाँ पर कॉल को ट्रैक करने के साथ ही उन्होंने लोकेशन का पता लगा लिया है, जिस बारे में जानकर रूडी और अयामी फैसला करती है वो लोग जा रही है, जहाँ वो हिनागुकी को यहीं पर रहने के लिए कह दिया, क्योंकि उससे बेहतर कोई भी आदमखोर को नहीं समझ सकता। जहाँ पर रूरी कह रही थी, तुम्हें अपने राजकुमार का भी तो इंतजार करना है। रेंडो भी वहाँ से जाते वक्त कह रहा था, आपका शुक्रिया सकुरा हिमेराका और हिनागुकी कायो, आपके शब्दों की बदौलत ही मैं बच पाया हूँ और मैं अपनी ऑटम को बचा के रहूँगा। उन सभी के जाने के बाद सकुरा और हिना छत पर खड़े बातें कर रहे थे, जहाँ पर हिना का कहना था, हिनागुकी को इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता। हिनागुकी को बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी। उसके मरने के बाद एक नया एजेंट इस दुनिया में आ जाता, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, जिस वजह से हिनागुकी ने फैसला किया इस दुनिया में मर जाने का जितना जल्दी हो सके। लेकिन तुमने मुझे बचाया सकुरा। उसके बाद मुझे इस दुनिया में लाई, जहाँ पर मैं कई सारे लोगों से मिली जिसे हिनागुकी की ज़रूरत है, सिर्फ मौसम के लिए नहीं बल्कि अपना दर्द बांटने के लिए। कई तरह के लोग हिनागुकी को चाहते हैं, वो लड़की जिसे पहले कोई नहीं चाहता था, उसके जीने की और ज़्यादा इच्छा हो रही है। हिनागुकी को अब कई लोग चाहते हैं, वो सभी के काम आ सकती है। हिनागुकी शायद से इसलिए इस दुनिया में वापस आई है।